गुड मॉर्निंग कमांडोज। वो क्या बोलते हैं बिहार में, का हलवा, क्या हाल चाल है आप लोगों के, केम छो गुजराती में कहते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम सब लोग, तैयारी कैसी चल रही तुम्हारी। ठीक है, अब तो यार दिन हो गए थोड़े से ना, मैंने कहा था 21 दिन तक जो है आपको कोई भी अपने मन की बात नहीं माननी है, दिमाग की बात माननी है। दिमाग कहता है आपसे कि 21 दिन तक, जितेंद्र सर ने कहा था, बायोमेंटर्स का शेड्यूल मैं पूरा फॉलो करूंगा और मैं सच्चा कमांडो बन जाऊंगा, उसमें कन्वर्ट हो जाऊंगा। यदि है तो हमारा डेडिकेशन और बढ़ जाएगा। यदि हमको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत जा रही है तो वो कॉन्सेंट्रेट करना हम सीख जाएंगे। पक्की पक्की वाली बात, ठीक ना। पिंकी प्रॉमिस है ना अच्छे रिजल्ट का। आपका और मेरे बीच में एक प्रॉमिस हुआ है ना कि अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार। ठीक है, जमकर मेहनत करेंगे, एग्जाम में फोड़ कर आएंगे बेटा। चलो ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं पूरे बायोलॉजी की चाबी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं, अब तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं। अब तक देख चुके हैं हम कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने बात किया था सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का, और हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें हम। ठीक है, सभी लोग तैयार। ठीक है, सभी लोग तैयार एकदम। यस, जोश हाई है आपका, हाउस द जोश हाई। ठीक है, हमेशा जोश हाई रहना चाहिए। हर दिन अपने आप को चार्ज करो, हर दिन अपने आप से बोलो कि इस बार जमकर करूंगा प्रहार, मतलब एग्जाम में फोड़ कर आऊंगा मैं। समझ गए बेटा। चलिए याद रखिए, बायोमेंटर्स के कमांडोज का मूल मंत्र है, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। मतलब मैं जीतने से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता हूं, हार जाने पर दुखी भी नहीं होता है। मेरा यकीन यह है कि जो करूंगा बेहतर करूंगा और मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। ठीक है, आई एम द बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हर बच्चे के अंदर यह भरोसा होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, प्लीज आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का। व्हाट इज क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है, एक लाइन में बताना है, जस्ट इन ए वन सेंटेंस कि क्रिस्टी क्या होता है। अगेन द आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज ऑक्सीसोम, क्रिस्टी क्या होता है, ऑक्सीसोम क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति का मतलब क्या है, मैंने बताया था कल। ठीक है, पिछली क्लास में। ठीक है, कहने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्रेब साइकिल का एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के कौन सा क्रेब साइकिल का एंजाइम मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम भी होता है, बताना है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, है ना, जब इनर मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे हम। फिर हु प्रपोज्ड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस, किसने एटीपी संश्लेषण को समझाने के लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को दिया। इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे के चैप्टर में एनसीईआरटी में भी जिक्र है इसका, याद रखना। ठीक है ना, हु प्रपोज्ड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस, किसने एटीपी संश्लेषण को समझाने के लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वेयर इट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, किससे बना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है, किससे बना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पाया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, मैं क्लास के पहले जो क्वेश्चन करता हूं एकदम अटेंटिव रहा कीजिए, उनका आंसर किया कीजिए। इसको ऑनलाइन क्लास मत समझना, इसको ऑफलाइन क्लास ही समझना। ये सोचना जितेंद्र सर पर्सनली आपको पढ़ाने आपके घर आए हैं, ऐसे मानकर चल के मन के मानेंगे तो सब कुछ है बेटा। भगवान को देखा है क्या, हमने नहीं देखा है, पर मानते हैं, भगवान को मानते हैं हम। ठीक है, यानी हमने ना अल्लाह को देखा ना ईश्वर, हमने जो है वो भगवान को देखा हम, लेकिन मानते हैं और वो हमारे लिए काम भी करता है। याद रखो कि मैं कोई इतना महान व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं बोलता हूं आपसे कि आप मुझ पर यकीन रखोगे बेटा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अर्जुन से अच्छी धनुर्विद्या सीख ली थी। एकलव्य जो है वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर थे, द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के सीखा था उन्होंने। यहां तो हम आपको बोल रहे हैं, कम से कम हम कुछ बात कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपसे हम। ठीक है, तो प्लीज इसको ऑनलाइन ना समझ के, इसको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ क्लास समझिए। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर मिटा दीजिए, क्लास समझिए, इसको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आंसर करो सारे क्वेश्चंस के। चलिए, तो अब अगला टॉपिक क्या है, अगली क्या चीज पढ़ने वाले, अब बात करेंगे हम बेटा प्लास्टिड के ऊपर बात करेंगे। उनके पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स के, यानी पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स के। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। याद रखिए, प्लास्टिड एनिमल्स में नहीं होते, प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन किंगडम प्लांटी। पी फॉर प्लांटी, पी फॉर प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होते हैं
बेसिकली बेटा यदि मैं पूछूं प्राइमरली क्या होता है, प्राइमरली इनका यानी प्राइमरली प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ये बेसिकली होते हैं प्राइमरली ये फूड स्टोरेज के लिए होते हैं। हाँ सही बोला मैंने कि प्राइमरली प्लास्टिड जो होते हैं फूड स्टोरेज के लिए होते हैं, लेकिन एक प्लास्टिड ऐसा होता है जो फूड को बनाता भी है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। के प्लास्ट वर्ड यूज किया हमने, कहां से आया, प्लास्टिड से आया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, फूड को बनाता है, ठीक है, बाकी सभी फूड को स्टोर करने का काम करते हैं बेटा, याद रखना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फूड इकट्ठा होता है। चलिए समझते हैं हम। प्लास्टिड को डिस्कवर किया था किसने बेटा, हैकल ने। प्लास्टिड को डिस्कवर किया था हैकल ने। प्लास्टिड वेर डिस्कवर्ड बाय हैकल। प्लास्टिड्स आर दोज सेल ऑर्गेनेल विच आर प्राइमरली कंसर्न विथ फूड स्टोरेज। प्लास्टिड वे कोशिकांग होते हैं जिनका संबंध मुख्यतः भोजन के संग्रह से होता है, मैंने आपको बताया। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है बेटा। प्लास्टिड का संबंध प्राइमरली किससे होता है, फूड स्टोरेज से होता है। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये कभी भी आपको एनिमल सेल में और फंजाई में देखने नहीं मिलेंगे, आपको कभी भी आपको ये एनिमल सेल में और फंजाई में देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो प्लास्टिड होते हैं बेटा, जो प्लास्टिड होते हैं वो सभी प्लास्टिड जो होते हैं, याद रखिएगा कि जो प्लास्टिड होते हैं बेटा दे आर आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है ना। कोई भी प्लास्टिड अपने आप, दे डू नॉट अराइज डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है अपने आप उत्पन्न होना, याद है पिछली क्लास में बात किया था हमने, डी नोवो मतलब अपने आप से बन जाना केमिकल से। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों बैक्टीरिया के समान होते हैं, यानी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को शो करते हैं। इनके पास जो है 70S राइबोसोम होंगे, खुद का डीएनए होगा इनके पास में, ठीक है। प्लास्टिड के पूर्वगामी ने छोटा सा प्लास्टिड जो बड़ा होकर कंप्लीट प्लास्टिड, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो। प्लास्टिड को हम जो है कलर्ड पिगमेंट के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ऐसे प्लास्टिड जो हरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं, क्रोमा मतलब कलर, ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और ऐसे जिनमें कलर नहीं होता उनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूको मतलब एब्सेंट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब जिनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है। 3 तरह के होते हैं। कोई भी प्लास्टिड का जो प्रिकर्सर या पूर्वगामी स्ट्रक्चर जिसके डेवलप होने पर प्लास्टिड बनते हैं उसे बोलते हैं प्रोप्लास्टिड के। तो प्रोप्लास्टिड जो होते हैं दे आर द प्रिकर्सर ऑफ द प्लास्टिड, प्लास्टिड के पूर्वगामी होते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट होते हैं किसमें बेटा, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये इटियोप्लास्ट क्या होता है। मान लो कभी कभी मान लो कोई प्लास्टिड को सनलाइट नहीं मिलती है। ये जो प्लास्टिड का जो प्लास्टिड जो होते हैं ना, जैसे जो जिन हिस्सों को सनलाइट नहीं मिलती है वो हिस्से क्या होते हैं, वो हिस्से जो है वो जिनको सनलाइट नहीं मिलेगी वो ग्रीन पिगमेंट को डेवलप नहीं कर पाते। अब ग्रीन पिगमेंट को सनलाइट से क्या कनेक्शन है ये पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस में। आपको बता दूं मैं, क्लोरोफिल पिगमेंट को बनाने के लिए, क्लोरोफिल पिगमेंट को मैच्योर फॉर्म में बनाने के लिए भी सनलाइट की भूमिका चाहिए, सनलाइट की इंपॉर्टेंस होती है। तो कई बार क्या होता है, इसीलिए आपको भी गौर करना, जिन पौधों को आप अंधेरे में रखते हो वो पीले पड़ जाते हैं, हरे से वो पीले पड़ जाते हैं। क्यों भैया, क्योंकि अंधेरे में जो है रखने पर उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बन पाता है। तो ऐसे प्लास्टिड जिनमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बन पाता है उन्हें हम इटियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम कंफ्यूज नहीं करते, हमने कहा इटियोप्लास्ट मतलब जो हरा नहीं है, ठीक है, जिसको लाइट में नहीं रखा ऐसा प्लास्टिड, ठीक है। पर नॉर्मली प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, ठीक है ना। और ल्यूकोप्लास्ट मेनली फूड को इकट्ठा करते हैं। जो स्टार्च को इकट्ठा करेगा एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे, जो लिपिड को इकट्ठा करेगा इलियोप्लास्ट बोलेंगे, जो प्रोटीन को इकट्ठा करेगा प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। दिमाग में रखिए, दोबारा रिवाइज करेंगे इसको भी हम, ठीक है। तो देखो मेनली 3 कैटेगरी हो गई बेटा इसके। क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनमें कलर्ड पिगमेंट होता है, और कलर्ड पिगमेंट जो प्लांट में होते हैं वो बेसिकली कैरोटेनॉइड होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं या रेडिश इंटेंस लाल से रंग के होते हैं। तो ये आपको कहां देखने मिलेगा, आपको पके हुए फलों में देखने मिलेगा, फ्लावर्स में देखने मिलेगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये स्टार्च को इकट्ठा करते हैं, प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं, लिपिड को इकट्ठा करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं यूज्ड टू स्टोर स्टार्च, फैट और प्रोटीन के तीनों को इकट्ठा कर सकते हैं। अलग अलग तरह के 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये स्टार्च, फैट और प्रोटीन पूरा कर लीजिए, आपके नोट्स में बेटा पूरा लिख लीजिएगा यदि है तो, ठीक है ना। यूज्ड टू स्टार्च, स्टोर स्टार्च, फैट और प्रोटीन, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर।
तो इसका मतलब पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं बेटा। क्लास में याद क्या करो। कई बच्चे कहते हैं सर क्लास लंबी लगती है, कई बच्चों का प्रॉब्लम है कि क्लास लंबी होती है। अरे बेटा क्लास में याद कर, क्लास में याद कर, है ना। मैं बार बार दोहरा रहा हूं तो इसका मतलब है क्लास में आने से लेके क्लास से बाहर निकलने तक डीपीएस लगाने के लिए अपने आप को सक्षम बना लेना है, ठीक है। क्लास के दौरान रिपीट कीजिए। जब मैं कोई चीज को याद करवाता हूं, बार बार बोलता हूं, तो भले ही वीडियो पॉज कर लो पर याद करो। यहां रखोगे, लिखोगे कोई काम नहीं आएगा, लिखोगे रिवाइज करने काम आएगा, लेकिन यदि तुमने दिमाग में डाल लिया आपने तो कभी नहीं भूलोगे। याद रखना, क्लास में याद किया करो ताकि डीपीएस तुरंत लगाने के लिए सोचो और मजा आए डीपीएस लगाने में हमको, ठीक है। चलिए, तो पिगमेंट के आधार पे 3 तरह के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, हरे के अलावा अन्य रंगों के होते हैं और इनमें जो है जनरली कैरोटीनॉइड पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और ये तीनों तरह के प्लास्टिड आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। अरे भाई तुम देखो ना, कच्चा आम पकने के बाद पीला हो जाता है, कच्चा आम हरा होता है, कच्चा आम हरा होता है, पकने के बाद वो पीला हो जाता है, ठीक है। आप कोई देख लो, आप सब्जी देख लो, फल देख लो, तो आप क्या देखते हो, कलर का चेंज आपको दिखाई पड़ता है। देखिए आप, है ना, कच्चा आम, ठीक है, हरा है, पक रहा है धीमे, और जब पूरा पीला हो गया, मीठा हो गया। अब देखो भगवान ने कितना जबरदस्त चमत्कार किया है, यानी ईश्वर की जो दुनिया है ना वो अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत तरीके से बनाई है। कच्चा आम जो है वो आप कच्ची केरी होती है, एकदम खट्टी होती है, और कच्ची बिल्कुल छोटे सा आप आम का बोर खाओगे कड़वा लगेगा। तुम देखना कभी चक्कर देखना, जो छोटा सा आम का बोर होता है, छोटा सा केरी लगा होता है, आम का जो बनना शुरू हुआ फल, वो खाओगे कड़वा लगेगा। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो खट्टी लगेगी, है ना, चटनी बनाते हैं कई लोग, और वही आम पक जाएगा तो मीठा लगेगा। मतलब भगवान बोलता है कि यदि कोई चीज, मैंने ध्यान से मेरी बात सुन हट के, ईश्वर कहता है कि कोई चीज यदि कड़वी है, कसेली है, तुमको अजीब तरह का स्वाद दे रही है, वो मत खाओ। क्यों मत खाओ? क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, उनके वो अभी डेवलप हो रही है, यानी ये सब रिप्रोडक्शन का तरीका है। यानी मैंगो का प्लांट, मैंगो का जो ट्री होता है वो फल को पकाता है, और जब फल पूरा पक जाता है बढ़िया खुशबू आती है, आम के पेड़ के पास से निकल रहे हो, आम की भी अच्छी सी खुशबू आती है, मन ललचाता है, एक आम तोड़ते हैं और आम खा लेते हैं, गुठली को बाहर फेंक देते हैं, और वो गुठली में जीवन होता है, उसमें सीड होता है, और आम का पेड़ चाह रहा था कि तुम खा के अपनी भूख मिटा लो, तुम खाकर जो है अपने आप मन को खुश कर लो, लेकिन गुठली दूर फेंक देना ताकि मेरा बच्चा वहां जमीन पर उग जाए। आम के पेड़ का स्वार्थ ही है, वो तुमको मीठा फल ऐसे ही नहीं दे रहा, वो सोच रहा है, वो तुमसे काम करवा रहा है। तुमको लग रहा है कि हम ये फल खा रहे हैं, वो बोल रहा है नहीं, तुम मेरे बच्चे को, जो सीड को तुम आगे लगा के आ रहे हो तुम, ताकि कंपटीशन आसपास ना बढ़े, ठीक है। प्रकृति बड़ी महान है, बड़ा मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में, सुनने में, चीजों को समझने में, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो कच्चा आम खाने लायक नहीं होता, पर हम तो यह कलर की बात करें, मतलब कच्चे आम में क्लोरोप्लास्ट है बड़ी मात्रा में, और पके हुए आम में क्या होता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट होता है वो, ठीक है, इंटरकन्वर्टिबल, ठीक है। याद रखिए, कोई भी प्लास्टिड का जो पूर्वगामी होता है, जिससे प्लास्टिड डेवलप होता है, उसे प्रोप्लास्टिड या यूप्लास्ट कहते हैं, और ये यंग और डिवाइडिंग सेल में आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। प्रोप्लास्टिड जो होता है, अब देखो बेटा मजेदार बात ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में होते हैं फोल्ड, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने, क्रिस्टी बोलते हैं इन फोल्ड को हम, है ना, पिछली क्लास में पढ़ा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ओरिजिनेट होता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी ओरिजिनेट होता है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिड में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया अंदर, इसमें ऐसी थैलियां होती हैं, ऐसी पैकेट्स होते हैं स्क्वाइन लाइक। पता आपको ये पैकेट कहां से आते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड ही होते हैं। यदि हम कहां कहें आपसे, ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं जो अंदर टूट के अंदर जाते हैं। सोचो आप, इमेजिन करो आप, ये इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड है, इस फोल्ड को हमने यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, हमने इसको यहां से कट कर दिया, यहां से इसको हमने कट कर दिया, ठीक है, ये इससे जुड़ के कंटिन्यूस मेम्ब्रेन, और ये बन गई थैली, है ना, ऐसे बना होता है। मतलब सब कुछ बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा है कि हम यदि क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक के देखें तो हमें क्वाइन लाइक थैलियां, स्ट्रक्चर क्या दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। वो कहां से आते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड के टूटने पे आते हैं। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपसे, इन प्रोप्लास्टिड द इनर मेम्ब्रेन है फोल्ड, प्रोप्लास्टिड इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं जो बाद में जो है वो लेमिलिया थैलेकॉइड बन जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल रिफाइंड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल रिफाइंड इंफॉर्मेशन के, यानी प्रोप्लास्टिड जो होता है उसमें इनर मेम्ब्रेन में बड़े बड़े फोल्ड होते हैं जो आगे जाके जो है वो थैलेकॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
है ना। प्लांट एपिडर्मल सेल में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एक्सेप्ट गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के स्टोमेटा यानी प्लांट की जो एपिडर्मल सेल, जैसी हमारी स्किन होती है ना बेटा, वैसे प्लांट में होती है एपिडर्मिस, उसमें छेद होते हैं जो ओपन और क्लोज हो सकते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को बनाने वाली सेल होती है गार्ड सेल, तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है, बाकी प्लांट की एपिडर्मिस सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में, एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझना है और याद रखना है, एक एक लाइन समझना और हमको याद रखना, कुछ भी बगैर समझे हुए आगे नहीं बढ़ना है, कुछ भी बगैर समझे हुए आगे हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनाइट के प्लास्टिड सभी प्लांट सेल में होते हैं और यूग्लिना में होते हैं। यूग्लिना इज ए प्रोटिस्टा। ठीक है, ठीक है, यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी में भी प्लास्टिड देखने मिलते हैं आपको, यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी में भी प्लास्टिड देखने मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। These are easily observed under the microscope as they are large के याद रखिए, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म वर्ड यूज किया मैंने, नॉट प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड होता है। ठीक है, दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट thus imparting specific colors to the plant, इनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड को हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में बांटते हैं। अभी देखा हमने, ग्रीन कलर का होगा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन के अलावा किसी और कलर का होगा क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस होगा तो ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी पाए जाते हैं, पर मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, CO2 और H2O का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। वी यूज द CO2 एंड H2O, यानी जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो CO2 और H2O का यूज करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, और सनलाइट को कैप्चर कौन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटीनॉइड उसे कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड, फैट वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल आपको कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने मिलते हैं। याद रखिएगा, जो क्लोरोफिल है वो भी फैट सॉल्युबल होता है, कैरोटीनॉइड भी फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होते हैं जैसे कैरोटीन है और जेंथोफिल, देखें ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, कैरोटीन ऑरेंज है एंड दिस इज येलो। ठीक है, ये आपको देखने मिलते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर के, इसमें इससे प्लांट का भाग जो है, जब क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा तो प्लांट का पार्ट जो है वो क्या होता है, वो हो जाता है बेटा किस कलर का, वो हो जाता है आपका येलो, ऑरेंज और रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, अलग अलग शेप के साइज के देखने मिलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमाइलोप्लास्ट जो है वो, एमाइलम मतलब होता है स्टार्च, एमाइलम वर्ड का मतलब होता है स्टार्च, एमाइलम मींस होता है स्टार्च, जो स्टार्च को इकट्ठा करेगा उसे एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे हम। ठीक है, कहां देखने मिलेगा आपको, पोटैटो में देखने मिलेगा आपको, है ना, आपको आलू पोटैटो में देखने मिलेगा, राइस में देखने मिलेगा, चावल में देखने मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, इलियोप्लास्ट क्या करता है, फैट और ऑयल को इकट्ठा करता है। कहां देखने मिलेगा हमें, ग्राउंडनट सीड में देखने मिलेगा हमें, है ना, मूंगफली के बीज में देखने मिलेगा हमको ये, है ना, इलियोप्लास्ट, जहां भी ऑयल इकट्ठा होता है वहां देखने मिलेगा। और एलिरोप्लास्ट होता है प्रोटीन इकट्ठा करता है, कहां देखने मिलेगा, दालों में देखने मिलेगा, पल्सेस में देखने मिलेगा हमको ये, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन को इकट्ठा करता है। ठीक है, दिमाग में रखना है बेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली तीन तरह के होते हैं, स्टार्च को इकट्ठा करेगा एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर करेगा तो क्या होगा बेटा, एलिरोप्लास्ट। ठीक है, और फैट को तो इलियोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, तो प्लास्टिड मैंने कहा, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो बेटा, है ना, अब कई जो है, मैंने इससे कंफ्यूज मत करना बेटा ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, ये कई साइंटिस्ट क्या होता है थोड़ा एडवांस लेके इस इश्यू चलते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि इसको हम यहाँ पर हम इसको अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, हम इसको बोलते हैं अलग कर देते हैं उसको। ठीक है, हमने इसको, आप भी ठीक कर लेना आपके नोट्स में बेटा, यदि है तो नोट्स में ठीक कर लीजिए। ठीक है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के। क्रोमोप्लास्ट में रेड कलर का है तो रोडोप्लास्ट, ब्राउन कलर का है तो फियोप्लास्ट, रेड है तो रोडोप्लास्ट, ब्राउन है तो फियोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखो ना,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के में देखोगे आप, याद रखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी सेल में डबल मेम्ब्रेन कहां कहां पे होती है, पूरी सेल में डबल मेम्ब्रेन वहां पर होती है जहां जहां पर डीएनए होता है। पूरी सेल में डीएनए कहां कहां पर होता है, पूरी सेल में डीएनए जहां जहां पर होता है वहां पर डबल मेम्ब्रेन होती है। फिर लौट के वहीं आ गए, डबल मेम्ब्रेन होती है कहां पर, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में के, क्लियर है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपको आउटर और इनर मेम्ब्रेन देखने मिलती है बेटा, ठीक है, क्लियर। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह को बोलते हैं पेरीप्लास्टिडल स्पेस, क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं या पेरीप्लास्टिडल स्पेस कहते हैं। देखते चलिए हम आगे, है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी बेटा कि ना एमाइलोप्लास्ट स्टार्च इकट्ठा करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट इकट्ठा करता है, एलेरोप्लास्ट प्रोटीन को इकट्ठा करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात करें, मैंने आपसे कहा ना बेटा मैं कई बार चीजों को दो बार दोहराता हूं ताकि आप याद कर लें ना। कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं बेटा, क्लियर, येलो ऑरेंज कलर के जनरली होते हैं, कुछ में रेड भी होते हैं, ठीक है ना। देखिए आप ना, क्लोरोप्लास्ट कच्चे फल में क्लोरोप्लास्ट अधिक होगा और ये कन्वर्टिबल होता है, सभी तरह के प्लास्टिड आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, है ना बेटा, ठीक है, क्लियर। आप देखिए ना ये सब मैच्योरेशन के साथ साथ क्या हुआ, जो कलर से जैसे पत्ती हरी से पीली पड़ गई, मतलब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होकर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कच्चा फल पके फल में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू दी क्रोमोप्लास्ट, है ना बेटा, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया बेटा, एक होते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव और एक होते हैं इनएक्टिव। जो क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो आपको ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में देखने मिलते हैं। ब्राउन एल्गी में ब्राउन पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम का एक क्वेश्चन है ये। मैंने कहा ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज द की फॉर इंटायर बायोलॉजी, तो कई कई जगह से रेफरेंस आएगा, वहां भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, पर यहां भी बता रहा हूं आपको कि ब्राउन एल्गी में जो ब्राउन पिगमेंट है वो फ्यूकोजेंथिन है, और जिस प्लास्टिड में बड़ी मात्रा में पाया था वो क्रोमोप्लास्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्यूप्लास्ट। रेड एल्गी में रेड पिगमेंट होता है फाइकोइरिथ्रिन, और ये ऐसा प्लास्टिड जिसमें फाइकोइरिथ्रिन बड़ी मात्रा में होता है वो एक तरह का क्रोमोप्लास्ट होता है, उसको बोलते हैं रोडोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर फाइकोइरिथ्रिन नाम का रेड पिगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रोडोप्लास्ट कहते हैं, और रेड एल्गी में ये देखने मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होते हैं, क्रोमोटोफोर होते हैं, ये भी पता है हमको, ठीक है, क्लियर। देखिए आप है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी देख रहे हैं आप, ठीक है, रेड एल्गी देख रहे हैं और ब्राउन एल्गी देख रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके बेटा, ठीक है ना। परंतु याद रखें मैंने कहा ना ल्यूकोप्लास्ट वहां पाए जाते हैं प्लांट में जहां पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलती है, तो प्लांट के जो इंटरनल हिस्से होते हैं वहां पर ल्यूकोप्लास्ट हमको देखने मिलता है बेटा, और ये तीनों प्लास्टिड में सबसे बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। पिगमेंट बिल्कुल भी इनमें नहीं पाए जाते हैं ना, ठीक है। तो हमने कहा ये एमाइलोप्लास्ट है बेटा, और याद रखिए सभी प्लास्टिड में सबसे बड़ा प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। इनमें सबसे बड़ा होता है एमाइलोप्लास्ट, सबसे बड़ा होता है एमाइलोप्लास्ट बेटा, ठीक है ना, क्लियर, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट पे, है ना। इतना पता है कि ये एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। फिल मतलब लीफ, क्लोरो मतलब हरा, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट जो लीफ की सेल्स में देखने मिलता है। लीफ की सेल्स क्या होती है, मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मिस, चूंकि एपिडर्मिस में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, अभी लिखा था हमने कि प्लांट की एपिडर्मिस स्किन सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल, तो मतलब दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल भरी होती है मीजोफिल सेल, लीफ की बीच वाली सेल होते हैं, मीजो मतलब बीच में, मीजोफिल सेल कहते हैं, वहां देखने मिलता है ना। कई चीजें ऐसी है बड़ी कॉमन सेंस की जो हमको दिमाग में रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे हम, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने मिलता है आपको। क्लोरोप्लास्ट की खास बात क्या है, देखो बेटा ऐसे याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है फोल्ड, ठीक है, फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में कोई फोल्ड नहीं होता है, बल्कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको छोटे छोटे क्वाइन लाइक सिक्के के समान स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, हम थैलेकॉइड कहते हैं, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, हम थैलेकॉइड कहते हैं। अब ये कहां से आए थे, मैंने बताया कि जब प्रोप्लास्टिड होता है उसमें इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जब प्लास्टिड मैच्योर होता है वो फोल्ड टूट जाता है और अंदर थैलियां बन जाती छोटी छोटी, तो ये थैलियां कहलाती हैं थैलेकॉइड। था फॉर थैलेकॉइड, था फॉर थैली, बेग के समान दिखाई पड़ते हैं। और थैलेकॉइड के अंदर है ना, आपको बता दूं मजेदार बात ये कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन पे नहीं होता, अंदर जो फ्लूइड, ध्यान से बात सुनिए, क्लास में याद कर लीजिए, जो भी तरल पदार्थ
लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड जो भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज दी फ्लूइड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था मैट्रिक्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा मैट्रिक्स था ना, वैसे क्लोरोप्लास्ट में होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता कहां है? वो थैलेकॉइड में होता है। कहां होता है वो? थैलेकॉइड में, याद रखना, ठीक है ना। ये हम 3D इमेज देख रहे हैं हम, है ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आप बोलोगे सर हरी क्यों बना दिया आपने आउटर मेम्ब्रेन? बेटा इसलिए बनाई थी कि रिफ्लेक्शन के कारण हरी दिखाई पड़ती है वो। एक्चुअली में पिगमेंट कहां होता है? पिगमेंट थैलेकॉइड में होता है, जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थैलेकॉइड के एक के ऊपर एक रखे हुए ढेर दिखाई पड़ते हैं हमको, जिन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना मतलब जैसे मैंने आपसे कहा ये एक थैलेकॉइड, मैंने कहा ये एक थैलेकॉइड, दूसरा थैलेकॉइड, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे थैलेकॉइड रखे होते हैं, तो क्या बनता है? एक ग्रेना बनता है। क्या बोलते हैं उसे? ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है एनसीईआरटी इसमें, समझते हैं हम, कि एक एक लाइन को अच्छे से समझना हमको बेटा, है ना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ। तो मीजोफिल का मतलब बताया मैंने आपको कि लीफ में क्या होता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, और इसमें जहां जो है वो क्लोरोप्लास्ट और जो अंदर सेल भरी होती है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल बोलते हैं। बीच में होती है मीजोफिल सेल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस लीफ में, और ग्रीन सेल होती है, ठीक है। ये लेंस शेप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लेंस शेप के होते हैं, मतलब इस शेप के दिखाई पड़ेंगे आपको, लेंस शेप के होंगे, ठीक है। ओवल होंगे, ठीक है, स्फेरिकल होंगे, डिस्क, मतलब वेरियस शेप के आपको, और रिबन लाइक भी दिखाई पड़ते हैं। रिबन लाइक किस में होते हैं? स्पाइरोगायरा में होते हैं। याद रखना एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो थोड़ा सा हिंट देती है ना, उसको सिलेबस समझा करो। कई टीचर क्या गलती कर रहे हैं, उनको लगता है कि रटा दो बच्चों को, कि मैं कहता हूं नहीं, एनसीईआरटी इज गिविंग हिंट। एनसीईआरटी एक सिलेबस के समान है। वो कह रहा है आपसे रिबन लाइक ऑर्गेनेल, मतलब किसमें रिबन लाइक है, तो किसमें देखने मिलता है? स्पाइरोग्राम में स्पाइरल शेप या रिबन शेप देखने मिलता है हमको। स्पाइरोग्राम क्या होती है? ग्रीन एल्गी होती है, इट इज ए ग्रीन एल्गी, ठीक है। वेरिएबल लेंथ का होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बोले तो 10 to the power -6 मीटर, याद रखना, ठीक है। साइजेस डेटा जो एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, एकदम याद रहना चाहिए हमको, ठीक है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक होता है ये। ग्रीन एल्गी में 20 से 40, जो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी होती है इसमें क्या आता है? इसमें 1 होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इज ए ग्रीन एल्गी, इट इज ए यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी, इसमें आपको एक देखने मिलता है, जबकि नॉर्मल लीफ मीजोफिल सेल में ये 20 से 40 होते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी होती है, उसमें एक सेल में आपको एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है, जबकि लीफ की मीजोफिल सेल में आपको 20 से 40 देखने मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इनमें से इनर मेम्ब्रेन जो होती है रिलेटिवली लेस परमेबल होती है, याद रखना, इसकी भी इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, कम पारगम होती है। और जो स्पेस, जो जगह घिरी होती है इनर मेम्ब्रेन से, जो जगह घिरी होती है जिसमें अंदर जो है वो बेसल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। जैसे याद है ना, इनर चेंबर, आउटर चेंबर। इनर चेंबर को हमने मैट्रिक्स भी लिखा था हमने वहां पे, वैसे ही मैंने कहा ऐसा स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन से घुरा होता है, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। क्लियर? इसमें स्ट्रोमा के अंदर क्या मिलते हैं आपको? ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक, ऐसी थैलियां देखने मिलती हैं आपको, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं? इन थैलियों को क्या बोलते हैं ना? थैलेकॉइड कहते हैं। और थैलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज करता है, उससे क्या बनता है? ग्रेना बनता है, ठीक है ना। स्ट्रोमा में देखने मिलती है। थैलेकॉइड अपने आप को स्टैक के समान, एक के समान एक पाइल ऑफ कॉइन के समान, सिक्के के ढेर के समान अरेंज करती हैं, इसे हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। इसे हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखिए, अब यहां पे क्या कंफ्यूज किया, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है बेटा, जैसे ये एक ग्रेना है, ध्यान से, ये एक ग्रेना है, एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं, तो ये होता है इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, ठीक है। मतलब दो ग्रेना को जोड़ने वाला थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड जो होते हैं अपने आप को सिक्के के समान ढेर में अरेंज करते हैं, जिसे हम ग्रेना कहते हैं, और ये ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए इमेज को ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एनसीईआरटी का है बेटा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था, डायरेक्टली एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ उन्होंने। आउटर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली, या उसे बोलते हैं हम इंटर ग्रेनल लैमेली बोलते हैं इसको बेटा हम। ये थैलेकॉइड सिंगल है, ये ग्रेना दिखाई पड़ रहा है, और अंदर जो लिक्विड भरा है वो है स्ट्रोमा। वो क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है, क्लियर? ये एनसीईआरटी ने इसको लेवल किया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं हम। ठीक है, क्या लिखता है? इन एडिशन देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्टोमा लैमेली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना के, याद रखिए के। इसके अलावा कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होते हैं जो ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं, उनका क्या बोलते हैं? इनको हम स्टोमा लैमेली कहते हैं। ठीक है, और थैलेकॉइड जो होता है जिस जगह को घेरता है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और थैलेकॉइड के अंदर वाली जगह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। ठीक है, अंदर की वाली जगह को बोलते हैं ल्यूमेन, बोलते हैं गुहा, बोलते हैं ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो कहां होते हैं? वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। ये मत सोचना कि अंदर ल्यूमेन में भरे होते हैं, नहीं। जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसी पर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, और ल्यूमेन के अंदर जो है वो ल्यूमिनल फ्लूइड भरा होता है, ल्यूमिनल तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। ये देखो बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं बेसिकली वो क्या काम करते हैं? वो जो है लाइट का एनर्जी को पकड़ते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। लेकिन CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, CO2 को जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम होता है कहां पे? स्टोमा में होता है। तो जो एंजाइम CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेसिस में CO2 का रिडक्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो एंजाइम होते हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को एंजाइम होते हैं। और भी कई एंजाइम रोल प्ले करते हैं, और ये कहां पाए जाते हैं? ये स्टोमा के अंदर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब ये है कि वे सारे एंजाइम जो CO2 का रिडक्शन करते हैं और उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, वे सब कुछ देखने कहां मिलते हैं? वे सब कुछ देखने मिलते हैं स्टोमा के अंदर, हमको देखने मिलते हैं। इसके अलावा स्टोमा में स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक से अधिक होते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थैलेकॉइड में पाए जाते हैं ऑन दी मेम्ब्रेन, याद रखिएगा कहां पे? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होते हैं। और इस रिफाइंड इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिए, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो स्टोमा के अंदर नहीं मिलेंगे, वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर मिलते हैं हमको। ठीक है, और जो राइबोसोम स्टोमा के अंदर देखने मिलेंगे वो 70S टाइप के होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं, और यहां पे आपको 70S टाइप के देखने मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, जो कि इस बात का इंडिकेशन है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की शायद प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो अंदर आके रहने लगे और फूड बनाने लगे तो बन गए वो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद है ना, पिछली क्लास में बात किया था हमने। तो चलिए, तो ये तो हमने एज पर एनसीईआरटी हमने बात किया। थोड़ा सा हम जो है वो अब इसको इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ताकि हमको प्रीवियस क्वेश्चन भी बने। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की थी सैक ने। किसने की थी बेटा? सैक ने की थी। टर्म क्लोरोप्लास्ट दिया शिम्पर ने। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है ये प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड सबसे बड़े होते हैं। प्लास्टिड में सबसे बड़ा होता है ल्यूकोप्लास्ट। यदि हम ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं दे रखा है, द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। यानी सबसे बड़े होते हैं प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड। सभी प्लास्टिड में सबसे बड़ा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट में सबसे बड़ा होता है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है ना, पर यदि हम ल्यूकोप्लास्ट को हटा दें तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल जो है वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या देखा हमने? शेप देखो तो वेरिएबल शेप देखने मिलते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। वॉलबॉक्स और क्लेबाइडोमोनास में देखने मिलता है, एमसीक्यू आया हुआ है बेटा एग्जाम में। ग्रिडल और सी शेप यूलोथेरिक्स में देखने मिलता है, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ग्रिडल या सी शेप, कप शेप ऐसा होगा क्लोरोप्लास्ट, ग्रिडल और सी शेप का ऐसा होगा। ठीक है, रेटिकुलर वर्ड का बताता जाल, रेटिकुलम या लिख लेना बेटा, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है जाल, नेटवर्क। ठीक है ना, बायोलॉजी में यदि मैं लिख रहा हूं रेटिकुलम, कहीं पर भी रेटिकुलम वर्ड आएगा, बायोलॉजी में कहीं पर भी रेटिकुलम वर्ड आएगा, समझ लेना जाल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बायोलॉजी में कहीं पर भी रेटिकुलम वर्ड आएगा, समझ लेना मैं जाल के बारे में, नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, रिबन या स्पाइरल शेप स्पाइरोगैल एल्गी में देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है,
स्टार शेप जिग्नेमा एल्गी में, डिस्क्वाइडल और इलिप्सॉइडल सेल मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखने मिलता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मीजोफिल सेल में देखने मिलता है आपको, ये है ना, लीफ सेल के अंदर आपको डिस्क्वाइडल या इलिप्सॉइडल शेप का आपको देखने मिलता है। क्लियर? ठीक है, ये शेप की बात की हमने, याद रखना है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो आपको यूरोथ्रिक्स में, वॉलवॉक्स में और क्लेमाइडोमोनास जो एनसीईआरटी में रखा है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके अलावा आपको जो याद रखना है यूरोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइड, एक क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा एक सेल में। जिग्नेमा में एक सेल में 2 होते हैं, स्पाइरोग्राम में 1 से 24 होते हैं, और नॉर्मल लीफ सेल में, मीजोफिल सेल में 20 से 40 होते हैं। याद रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा, है ना, समझो अच्छे से, एकदम समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक प्लांट सेल के अंदर एक प्लांट सेल दे रखी है, यहां पे हमने क्लोरोप्लास्ट को हाईलाइट किया हुआ, उसको देख रहे हैं हम। ठीक है, फिर उसको मैग्नीफाई करके बाहर निकाला, हमको इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रोमा दिखाई पड़ रहा है, ग्रेना दिखाई पड़ रहा है ना। फिर हम बाजू में ब्लैक एंड व्हाइट में क्या देख रहे हैं उसके, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहां पर हम देख रहे हैं, दिस इज दी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। ठीक है, समझो। ठीक है, एक लीफ है बेटा, लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया हमने और उसमें से मीजोफिल सेल को निकाला, मीजोफिल सेल में से हमने क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई करके देखा हमने बेटा। ठीक है ना, समझो बात को ना, कैसे हम देख रहे हैं कि लीफ है, लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया, उसमें से मीजोफिल सेल को मैग्नीफाई किया हमने, मीजोफिल सेल्स में से हमने क्लोरोप्लास्ट को निकालकर देख रहे हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया क्या होता है, सबसे बढ़िया होता है कि हम अपना पेन खुद चलाएं। तो एक डायग्राम मैं और आप मिलके बना लेते हैं, पक्का पक्का साथ दोगे मेरा? मैं बनाता हूं, आप भी साथ बनाइए, उससे याद रह जाएगा। हम इंफॉर्मेशन को याद रखने की बेटा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी की ये मत सोचा करो कि वीडियो कंप्लीट हुआ तो काम निपट गया, नहीं, क्लास के दौरान तुमको सीखना है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ऑफलाइन क्लास है आपके। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, फर्क कितना है, हम लेते हैं इत्तू सा फीस, ऑफलाइन वाले लेते हैं इतना सारा फी, यानी इतना सारा। मैंने मेरे को अभी किसी बच्चे का फोन आया कि सर है ना, लास्ट ईयर में पढ़ने गया था कोटा, और मैंने क्या किया, मैंने जो है वो एक नया कोचिंग खुला था, बहुत हल्ला करने वाले लोगों का कोचिंग खुला था, मतलब उन्होंने यूट्यूब पे ऐसा गंद मचा रखा, हल्ला कर रखा, उन लोगों का कोचिंग था। मैं चला गया मैं, और मैं चली गई, और मैंने जो है वो, मेरे पिताजी ने 70,000 रुपये जो है वो लोन लिया किसी व्यक्ति से, खेत को गिरवी रख के, साहूकार से 70,000 का लिया। उन लोगों ने, जो हल्ला करने वाले लोगों ने कहा कि हम 40,000 में एडमिशन दे देंगे, 30,000 में तुम रुक लेना। वहां रुके, जब तक पैसा था रुके, लेकिन वो हल्ले में कुछ हुआ है नहीं, भीड़ थी वहां पे, और भीड़ को देख के हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, हमारे पैसे खत्म, घर वापस लौट के आ गए बेरंग, कुछ भी नहीं सीख पाए। पिताजी पे 70,000 का कर्जा और चढ़ गया, साहूकार ने उसको बढ़ा के 1.25 लाख 1.5 लाख कर लिया, खेत पे कब्जा कर लिया। सर मेरी मदद करो। अब पॉइंट ये है यहां पे कि मैं कह रहा हूं, वही कहता हूं मैं आपसे कि आप लोग क्या करते हैं, हमारी सफलता हमारे अपने अंदर है। गीतेंद्र सर पढ़ाए या कोई पढ़ाए, तुम नहीं पढ़ोगे दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पढ़ाऊं या कोई पढ़ाए, तुम नहीं करोगे तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है बेटा। तुमको अपने अंदर से जागृत करना पड़ेगा। भाई मान लो मैं दिवाली का पटाखा फोड़ना है, मेरे को दिवाली के पटाखे फोड़ना है, मेरे पास एक पटाखा ऐसा, इसके अंदर बारूद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर सब्सटेंस, ऐसी है बस वो खाली बत्ती लगी हुई है उसमें। मैं चाहे कितनी अच्छी माचिस यूज कर लूं, मैं कितना ही कोशिश कर लूं, मैं पटाखे में कुछ होगा ही नहीं, वो क्योंकि अंदर बारूद ही नहीं है। तुम्हारे अंदर यदि सफलता का बारूद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अंदर सफलता का बारूद होना चाहिए, तो मैं तुमको सही दिशा दूंगा और तुम जो है वो सफलता को ब्लास्ट करके बड़ी सफलता लेके आओगे, रोज पूरी दुनिया में उजियारा करोगे, है ना। तो कोई भी बच्चा ये ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो नहीं, दूसरों को देख के भेड़ चाल मत चलिए। आपको ये समझना है कि बायोमेंटस एक हाई स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट है, जहां पे हम बोलते हैं कि ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फीलिंग आना चाहिए तुमको। ठीक है, आओ जमकर साथ मिलकर बेटा मेहनत करते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं दुनिया को हम कि दोस्त एक समय कोविड में भी दुनिया ऑनलाइन थी, है ना। अब हम जो है वो अभी बाई चॉइस ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, हम तो हम फोड़ कर दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि घर बैठे जो है वो 700 से ऊपर नंबर कैसे आते हैं। ठीक है, आए हैं बच्चों के, बायोमेंटस के बच्चों के आए हैं, आपकी भी आएंगे, मेहनत करो बेटा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, बातें कम काम ज्यादा, डायग्राम बनाते हैं साथ मिलके हम, है ना, दोनों मिलके, टीम है ना हम दोनों। तुमसे बात कर रहा हूं, अपने मुंडी हिलाओ, सिर हिलाओ, टीम है कि नहीं है हम लोग? कहां देख रहे हो? हाँ टीम है हम लोग, यस पक्की वाली बात। चलो बनाते हैं, चलो ये मैंने कहा ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, नोट करते चलते हैं हम लोग। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसे बोलते हैं बेटा हम पेरी प्लास्टिडियल स्पेस या इंटर, मतलब दो के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं उसको हम। ठीक है, उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, फिर अंदर आके देखते हैं अंदर क्या दिखाई पड़ता है। अंदर हमें दिखाई पड़ता है ऐसा ग्रीन फोटो से ऐसी थैलियाँ दिखाई पड़ती है हमें। ठीक है, ऐसी थैलियों के हमें एक के ऊपर एक रखे सिक्के के समान हमें ढेर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये जो सिक्के के समान ढेर होते हैं बेटा, इसमें से एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर, जो सिंगल स्ट्रक्चर इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं हम थैलेकॉइड होते हैं, हम बोलते हैं थैलेकॉइड कहते हैं इसको हम। ठीक है ना, इसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। और पूरा जो ढेर होता है, पूरा जो ढेर होता है, पूरा जो ढेर होता है, जो पूरा होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, उसे हम ग्रेना कहते हैं। हम नोट करते हैं ना साथ में, उसे ग्रेना कहते हैं हम। ठीक है ना। फिर दो ग्रेना को जोड़ने वाले आपस में ऐसी फ्लैट लेमिली होती है। इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट्स चैनल, या इसको बोलते हैं हम इंटर इंटर ग्रेनल लैमिली बोलते हैं इसको बेटा हम। ठीक है ना। ठीक है, अंदर क्या लिक्विड भरा हुआ है, अंदर जो भरा हुआ है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, 2 से 6 तक होते हैं, 2 to 6 होते हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, शॉर्ट में इनको बोलते हैं हम सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए कहते हैं। और क्या दिखाई पड़ता है हमें, 70S राइबोसोम। और क्या दिखाई पड़ता है हमको इसमें, ये है स्टार्च ग्रेन्स, फूड भी खट्टा करता है। ये है, और क्या दिखाई पड़ता है इसमें, कुछ लिपिड की ड्रॉपलेट दिखाई पड़ती है, कुछ लिपिड की ड्रॉपलेट दिखाई पड़ती है, इनको बोलते हैं हम प्लास्टो
प्लास्टो ग्लोबुलाई बोलते हैं इनको हम, ठीक है। डायग्राम बना लोगे तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट दे पाओगे आप, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए फटाफट। मैंने कोई ऐसी चीजें जहां हर जो चीज मैंने लेवल की है सब पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत ही पुराना और बार बार पूछे जाने वाला हिस्सा है बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, याद रखिए, ठीक है। डायग्राम बनाओ, तब तक मैं पानी पीता हूं। ठीक है, चलिए, हो गया। साथ साथ बातें जाया करो यार, या मुझे पॉज कर लो, मैं बाहर निकलता हूं, वीडियो पॉज कर लो, है ना, मैं आगे बढ़ता हूं। वीडियो पॉज करके बना लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। चल देखो, यही सब बनाया हुआ हमने, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन, स्टार्च ग्रेन, सर्कुलर डीएनए, स्टोमा, लिपिड ड्रॉपलेट, है ना बेटा, है ना, थैलेकॉइड का ढेर, ग्रेना, ठीक, सब कुछ बनाया हुआ हम लोगों ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं, हर एक मेम्ब्रेन 50 से 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। एक एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लास्टिडल स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है जो 160 से 300 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, ठीक है। बेसल फ्लूइड जो क्लोरोप्लास्ट का होता है उसे स्टोमा कहते हैं हम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, हम थैलेकॉइड कहते हैं। टर्म थैलेकॉइड को दिया था मेंकेन ने, टर्म थैलेकॉइड को मेंकेन ने दिया था। हर एक थैलेकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन ही वो जगह है जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट आपको देखने मिलता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, है ना, 3D इमेज देखिए, कॉइन लाइक थैलेकॉइड दिखाई पड़ रहा है, थैलेकॉइड का ढेर पूरा ग्रेना है बेटा, है ना, और थैलेकॉइड में मेम्ब्रेन होती है बेटा, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन चारों तरफ से ल्यूमेन को घेर रही होती है, ठीक है। देखिए ना, देखो मैं अलग अलग प्रकार से इमेजेस दिखाता हूं क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो इमेज को अलग प्रकार से स्टोर करता है, तो आपको चीजें याद रह जाए, ये मेरा कोशिश होता है। मेरा कोशिश ये होता है कि आप चीजों को याद रख सकें आप, ठीक है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर देख रहे हैं आप, थैलेकॉइड, ये एक्चुअली में जो हम पढ़ रहे हैं सब वाकई में होता है, ठीक है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक्चुअल में चीजों को देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, उसके बाद डायग्राम बनाए गए, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेकॉइड होते हैं वो एक के ऊपर एक कॉइन समान पिलर ऑफ थैलेकॉइड या जो है पाइल्स ऑफ कॉइन के समान अपने आप को अरेंज करते हैं, इन्हें ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना थैलेकॉइड से बने होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 10 से लेके 100, एक क्लोरोप्लास्ट में 10 से लेके 100 तक ग्रेना हो सकते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट में 10 से लेके 100 तक ग्रेना हो सकते हैं, और दो ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं, किससे, स्पेशल थैलेकॉइड से, जिसे बोलते हैं हम इंटरग्रेनल लैमिली कहते हैं, फ्रेश चैनल कहते हैं, या स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटरग्रेनल लैमिली वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, फ्रेश चैनल कहते हैं, या स्ट्रोमा थैलेकॉइड कहते हैं इसको। 1964 में पार्क और बिगिंस ने थैलेकॉइड से क्वांटासोम को उन्होंने निकाला। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जैसे ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर क्या है, ये अंदर वाली जगह क्या है, ये ल्यूमेन है थैलेकॉइड का, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। ये क्या है, दिस इज दी मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने इसकी मेम्ब्रेन को इन्होंने मैग्नीफाई करके देखा, इसकी मेम्ब्रेन को इन्होंने मैग्नीफाई करके देखा। इन्हें क्या दिखाई पड़ा, इन्हें इस मेम्ब्रेन में से स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, ठीक है, और ये वो स्ट्रक्चर थे जिनके अंदर बड़ी मात्रा में क्लोरोफिल पिगमेंट के ढेर प्रेजेंट थे, ठीक है, ऐसे क्लोरोफिल पिगमेंट के ढेर प्रेजेंट थे। इनको उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बताया था, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर जो क्वांटम एनर्जी का उपयोग करता है। क्वांटम एनर्जी जो लाइट होती है, लाइट पैकेट के फॉर्म में चलती है, उन पैकेट को बोलते हैं हम फोटॉन्स, ठीक है। लाइट जब सन से निकल के आती है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन की एनर्जी को बोलते हैं हम क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जो क्वांटम एनर्जी सनलाइट का यूज करता है, उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला
क्वांटासोम बोला तो क्वांटासोम वर्ड यहां पे गया। जैसे हम याद है आपको, मैंने कहा था जो ऑक्सीजन का उपयोग करेगा वो ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में था ऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्वांटासोम जो लाइट एनर्जी का उपयोग करेगा। ठीक है, थैलेकॉइड से खोजा इन्होंने। ये इट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये लाइट को ना पकड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 185 इंटू 155 इंटू 100 एंगस्ट्रॉम इन साइज। इसमें 200 से लेकर 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। एक क्वांटासोम में 200 से लेकर 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। प्रिसाइजली बोलेंगे हम तो एक क्वांटासोम में जो है वो 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर? देखिए बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज को अच्छे से समझिए। एक लीफ है, लीफ में से हमने एक प्लांट सेल को निकाला, प्लांट सेल में से हमने क्लोरोप्लास्ट को मैग्नीफाई किया, क्लोरोप्लास्ट में से हमने थैलेकॉइड को मैग्नीफाई किया, ग्रेना को मैग्नीफाई किया, थैलेकॉइड देख रहे हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई किया तो क्लस्टर ऑफ पिगमेंट दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट का ढेर दिखाई पड़ रहा है। एंड दिस इज द क्वांटासोम। यही क्लस्टर ऑफ पिगमेंट क्या है बेटा? क्वांटासोम है। यही क्लस्टर ऑफ पिगमेंट क्या है? यही क्वांटासोम है बेटा। याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, एकदम अटेंटिव रहो। ठीक है, कितना अच्छा है ना कि एकदम चीज एकदम हमें जो है वो साफ साफ हम जो है वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बेटा इनको हम, है ना? ठीक है, चलिए आई बात समझे बेटा? ठीक है ना? देखो आपकी बुक में भी देखा पेज नंबर 99, आपका जो स्टडी मटेरियल पेज नंबर 99 में बकायदा ये बना हुआ है बेटा। ठीक है ना? चलो ठीक है, देखो फिर से हमने इसको लीफ को मैग्नीफाई किया, देखो आप है ना, देखो क्लोरोप्लास्ट निकाला और तो कैसे हमें क्वांटासोम दिखाई पड़ता है। देखो आप है ना, ये क्वांटासोम, दिस इज दी क्वांटासोम। कौन सा क्वांटासोम है? ये क्वांटासोम है ना, फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है, पिगमेंट के क्लस्टर हैं। ठीक, एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 200 से 250 तक वेरी करते हैं। इन ए थैलेकॉइड सेवरल क्वांटासोम आर प्रेजेंट। एक थैलेकॉइड में कई क्वांटासोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं और ये क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए कहलाते हैं। इनको रिस और प्लॉट ने डिस्कवर किया था। अब डिस्कवरी के बारे में आजकल क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। आजकल जो है क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन कम आते हैं, तो जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट लिखे हैं ना बेटा, उन्हीं को पढ़ना है बेटा। मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको कभी बाउंसर हो तो एक बार सुना होना चाहिए। यू शुड वंस यू हियर कि हाँ हम ऑप्शन ढूंढ लेंगे, तो आप नेगेटिव अप्रोच से भी आंसर को फिर लगा पाओगे आप। ठीक है, सारा का सारा सेल का जो प्लास्टिडल सिस्टम होता है, जो उसमें जितने भी एक सेल में जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं, एक सेल में जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं, हर एक क्लोरोप्लास्ट के पास में सीपीडीएनए प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए प्रेजेंट है ना? तो जितना भी जो है क्लोरोप्लास्टिडल डीएनए होता है सब मिला के कहलाता है प्लास्टिडोम। वो पूरा जेनेटिक सिस्टम है, प्लास्टिडोम कहलाता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। साइटोप्लाज्मिक मतलब ऐसी वंशागति, ऐसे कैरेक्टर जो साइटोप्लाज्म कैरी करता है, न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस को हटाओगे तो ही तो साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करोगे। न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हटा दिया आपने न्यूक्लियर डीएनए को, तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये प्लास्टिडोम रोल प्ले करता है। प्लास्टिडोम का मतलब एक सेल के अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं उनका सबका सीपीडीएनए। ठीक है, स्टोमा के अंदर जो मेन एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को, मैंने बताया था। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रुबिस्को एंजाइम है, सबसे कॉमन एंजाइम है, मेन एंजाइम होता है। यही वो एंजाइम है जो CO2 को जोड़ता है और शुगर में कन्वर्ट होने की पहली स्टेप को चालू करता है कि यदि ये नहीं होगा तो कभी भी CO2 जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। कहते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है वो है रुबिस्को एंजाइम, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इट इज द मेन एंजाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मुख्य एंजाइम होता है। ठीक है ना? स्टोमक के अंदर जो है इसके अलावा क्या 70S राइबोसोम होते हैं। और यदि केमिकल कंपोजिशन देखोगे आप एक क्लोरोप्लास्ट का, पूछा गया एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं, यदि आप एक क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो आपको मालूम चलेगा उसमें 9% तक क्लोरोफिल होता है। एग्जाम में आया हुआ है नीट में। ठीक है, उसमें 9% तक क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में 9% तक क्लोरोफिल होता है। 35 से 35% प्रोटीन होता है, 20 से 30% लिपिड होता है, 9% कार्बोहाइड्रेट होता है, 3 से 4% न्यूक्लिक एसिड होता है और 4 से 5% कैरोटीनॉइड होता है। रटना नहीं है आपको, केवल आपको क्लोरोफिल का परसेंटेज याद रखना है आपको। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहां पे। रुबिस्को टोटल क्लोरोप्लास्ट का 16% होता है, मतलब ये मेन एंजाइम है, सबसे अधिक धरती पर मिलने वाला प्रोटीन है। यदि आप क्लोरोप्लास्ट के सापेक्ष बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट है, जो भी प्रोटीन या जो केमिकल प्रेजेंट है, उसका 16% रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम को हम कार्बोक्सिल डिस्म्यूटेज भी कहते हैं। इटियोलेशन का मतलब होता है यदि आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आपने अंधेरे में रख दिया तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, क्योंकि अंधेरे में जो है वो सनलाइट नहीं मिलने के कारण क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बन पाता है, तो इसको बोलते हैं इटियोलेशन कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। आपने देखा होगा कोई प्लांट को उठा के अंधेरे में रख दें तो पीला पड़ जाती पत्तियां, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर, स्पेशली एंजियोस्पर्म ही लिखा है मैंने यहाँ पे, सबसे डेवलप्ड प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, उनके अंदर अंधेरे में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बन पाता है। क्लियर। फिर याद रखना कि जो ब्राइट सनलाइट होती है ना, उसी वही क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है। प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, और ये प्रोसेस होती है रिडक्शन के। प्रोटोक्लोरोफिल में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी इतना के बोलेंगे अब कि इटियोलेशन का मतलब है अंधेरे में रखे हुए पहले पौधे पीले पड़ जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट बन नहीं पाता उनमें। सबसे कॉमन क्लोरोफिल जो आपको हर फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव में देखने मिलेगा। एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, हर एक वो जीव जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें आपको क्लोरोफिल ए जरूर देखने मिलेगा। आपको मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल होता है। टर्म क्लोरोफिल दिया था पेलेटियर और केवेंटॉन ने। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी विल स्टॉटर और स्टॉल ने, दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। विल स्टॉटर स्टॉल आया हुआ एग्जाम में। क्लोरोफिल ए और बी का रेशो है 3:1 होता है। ग्रेना टर्म को दिया था मेयर ने ग्रेना टर्म का इस्तेमाल किया था, ठीक है। जो स्टोमा के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट देखने मिलते हैं, हमने बनाया डायग्राम में, प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं। स्टोमा के अंदर जो लिपिड ड्रॉपलेट देखने मिलते हैं उन्हें प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक खास बात है, एल्गी इनिशियल प्लांट है, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे मान लो मैंने कहा ये क्लोरोप्लास्ट एल्गी का ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इनमें थैलेकॉइड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, ग्रेना नहीं पाते। ये होते हैं थैलेकॉइड पर इनमें ग्रेना के फॉर्म में अरेंज नहीं होते। शुरुआती अवस्था है, इनिशियल प्लांट है, शुरुआती पौधे होते हैं, तो उनमें थैलेकॉइड सिंगल होता है, ग्रेना के फॉर्म में अरेंज नहीं होता है। और थैलेकॉइड के अंदर जो है वो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं जो स्टार्च को इकट्ठा करते हैं। प्रोटीन के कण होते हैं, दे आर प्रोटीन सेंटर, जिनके आसपास स्टार्च इकट्ठा होता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन के केंद्र होते हैं जिनके आसपास स्टार्च इकट्ठा होता है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पायरोनॉइड। क्या बोलते हैं, पायरोनॉइड। तो पायरोनॉइड इज दी स्ट्रक्चर जो स्टार्च को इकट्ठा करता है। प्रोटीन के सेंटर होते हैं जिनमें स्टार्च इकट्ठा होता है आसपास, आइसक्रीम के समान। एक डंडी में आइसक्रीम चारों तरफ लगी हुई है ना, कुल्फी होती है ना, लकड़ी की उसमें ऊपर चारों तरफ कुल्फी लगी होती है, ठीक है, तो कुल्फी के समान है ये, मतलब एक प्रोटीन कण के आसपास स्टार्च इकट्ठा होता है, पायरोनॉइड। तो एल्गी के क्लोरोप्लास्ट की खास बात है, यानी एल्गी के क्लोरोप्लास्ट को आप नॉर्मल प्लांट के क्लोरोप्लास्ट से अलग पहचान पा सकते हैं। आप एल्गी के क्लोरोप्लास्ट को नॉर्मल प्लांट के क्लोरोप्लास्ट से अलग पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रेना नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट में आपको पायरोनॉइड देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। पायरोनॉइड जो है क्लोरोप्लास्ट से जुड़े होते हैं, ये प्रोटीन कोर होते हैं, इनमें स्टार्च शीट होती है। प्लास्टोराइबोसोम 70s टाइप के होते हैं, प्लास्टिड के राइबोसोम। थैलेकॉइड को हम बेगी ट्राउजर्स कहते हैं, थैलेकॉइड को हम बोलते हैं थैली के समान दिखाई पड़ते हैं, बेगी ट्राउजर्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेना का डायमीटर 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोमीटर होता है। एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। यदि उनको भी हम डिटेल में जाके बात करें तो 160 क्लोरोफिल ए होते हैं, 70 क्लोरोफिल बी होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन काम आएगी हमको फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है, सीपीडीएनए, उसके पास में क्लोरोफिल को बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंटरेस्टिंग बात है कि यानी सीपीडीएनए जो है, क्लोरोप्लास्टिल डीएनए, क्लोरोफिल पिगमेंट को नहीं बना सकता है, मतलब न्यूक्लियर डीएनए इंफॉर्मेशन देगा उसकी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के हम फंक्शन पर बात करते हैं कि क्या काम करता है क्लोरोप्लास्ट, क्या फंक्शन करता है, ठीक है। देखो बेटा, हम सब जानते हैं अच्छे से, हम सब अच्छे जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी, सनलाइट का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को यूज करता है, CO2 और H2O को शुगर में कन्वर्ट करता है। पर ऑलवेज रिमेंबर दिस, फोटोसिंथेसिस में 2 बड़ी स्टेप होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। यानी
जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो बड़ी स्टेप होती है बेटा। देखो हमको सबको क्या पता है कि CO2 और वाटर का इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट का यूज करेंगे और शुगर बन जाएगा। लेकिन ये शुगर बनता कैसे? बनता ऐसे है कि इसमें दो स्टेप वाली प्रक्रिया होती है। इसमें पहली स्टेप में क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां होती है? ये होती है थैलेकॉइड ग्रेना में होती है, ये होती है ग्रेना में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और एटीपी को बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और हाइड्रोजन को जो है वो NAD+ को देते हैं ताकि NADH बन सके। जो NADP होते हैं, जो NADP होते हैं, ये वो केमिकल होते हैं। अब आप बोलोगे सर NADP का फुल फॉर्म बताओ। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट, ये वो केमिकल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को इकट्ठा करते हैं, अपने पास जोड़कर रखते हैं, ठीक है। क्लियर? मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं ताकि तुमको याद रहे। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। ये वो केमिकल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या हुआ ये कि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया, क्लोरोफिल ने उसको ट्रैप किया, उससे दो काम करवाए। एक तो एटीपी बनवा दिया, एटीपी बना फोटोफॉस्फोराइलेशन, एटीपी का बनना फॉस्फोराइलेशन, एडीपी में फॉस्फेट जुड़ेगा, एटीपी बनेगा। तो एटीपी का बनना सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक तो काम ये हुआ लाइट एनर्जी से। दूसरा काम, वाटर को तोड़ दिया, वाटर को तोड़ा तो क्या निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया और हाइड्रोजन को इकट्ठा करके कहां दे दिया, NADP को, तो NADPH2 बन गया, ठीक है। अब यही NADPH2 हाइड्रोजन देगा CO2 को। CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, C6H12O6 में। तो CO2 के पास में हाइड्रोजन नहीं है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये हाइड्रोजन आएगा कहां से, ये NADPH लेके आएगा। और NADPH के पास कहां से आया, लाइट रिएक्शन से आया। और इस जब CO2 को रिड्यूस करोगे पूरी प्रोसेस में आपको ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आ गई, लाइट रिएक्शन से आ गई। तो लाइट रिएक्शन के जो उत्पाद होते हैं, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट है ATP, प्रोडक्ट है NADPH, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट है जिसको बाहर रिलीज कर दिया हमने, बाई प्रोडक्ट जो बाहर छोड़ दिया वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले याद हो, एक एक चीज को अच्छे से समझो बेटा। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन में होता यह है कि आप सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन को बाहर सह उत्पाद के रूप में निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को आप NADP+ को देते हैं तो NADPH बन जाता है और ATP बनाते हैं आप, ठीक है। और ATP और NADPH का उपयोग करते हैं हम डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहां होती है, ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। ये कहां होती है, ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। इसके एंजाइम कहां होते हैं, डार्क रिएक्शन को सीधे सनलाइट नहीं चाहिए। डार्क का मतलब यह कि उससे इट डजंट नीड डायरेक्ट सनलाइट, लाइट रिएक्शन के उत्पाद चाहिए इसको, परंतु डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता इसको नहीं होती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला डार्क रिएक्शन। तो इसके एंजाइम कहां होते हैं, इसके एंजाइम होते हैं कहां, स्टोमा के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसमें CO2 में NADPH2 आएगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा अपना और एनर्जी लगेगी, ATP प्रोवाइड करेगा एनर्जी को, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसा होता है बेटा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दो स्टेप वाली प्रक्रिया है बेटा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करेगा और इसे ATP में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये ग्रेना में होता है। तो लाइट रिएक्शन के उत्पाद क्या होते हैं, ATP प्लस NADPH प्लस ऑक्सीजन जो बाहर निकल जाती है सह उत्पाद के रूप में। लाइट रिएक्शन के कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिनका उपयोग हम डार्क रिएक्शन में करते हैं, ATP और NADPH2, इनका उपयोग हम डार्क रिएक्शन में करते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसके एंजाइम कहां होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। इसमें रूबिक्स को कन्वर्ट करता है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। जब भी CO2 से शुगर बनती है तो क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन आयन को कहीं ऐड करोगे तो रिडक्शन होगा केमिकल का, सिंपल केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए एकदम दिमाग में रखना है हमको, है ना बेटा, एकदम अटेंटिव रहिए, दिमाग में रखिए इस चीज को। अब रूबिक्स को एंजाइम की खास बात, ठीक है।
रुबिलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या रुबिस्को एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। इसको क्या बोलते हैं हम? रुबिस्को रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिल एंजाइम जो होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इसमें 16 सब यूनिट होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16, 8 बड़े साइज की होती है, 8 छोटे साइज की होती है। उसको L8 और L8 भी, L8 और S8 भी कहते हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि जो बड़े साइज की सब यूनिट होती हैं उनको कोड करता है क्लोरोप्लास्टिल डीएनए, और छोटे साइज की कोड करता है न्यूक्लियर डीएनए। मतलब दोनों डीएनए मिलकर काम नहीं करेंगे तो रुबिस्को एंजाइम नहीं बन पाएगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट का डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही जाकर जो है वो रुबिस्को एंजाइम बन पाता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और क्या काम होता है क्लोरोप्लास्ट में? एटीपी का फॉर्मेशन होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से, मैंने कहा आपसे एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, कहां होता है ये? इसमें थैलेकॉइड की हेल्प लगती है बेटा, क्योंकि सलाइट एनर्जी को पकड़ते कहां है? थैलेकॉइड से पकड़ते हैं। ठीक है, फूड का स्टोरेज होता है ये, स्टोमा के अंदर आपको स्टार्च ग्रेन्यूल देखने मिलते हैं आपको। इसके अलावा C3 प्लांट जो होते हैं, अब ये C3 प्लांट का मतलब क्या है? अब यहां पे समझो बेटा। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो C3 प्लांट होते हैं एक, और एक C4 प्लांट होते हैं, और एक होते हैं CAM प्लांट। ठीक है, अभी हमारा फोकस किस पे? C3 पे। C3 में फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये क्या है, कौन सा है, सब बातें पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, अभी इससे बता दो। अभी मैं आपको कोई चीज को मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि आप अधूरा कहीं छोड़ दूं मैं, लेकिन बाद में बताऊंगा बेटा इसको। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना देखो, C3 में C3 का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में पहला बनने वाला केमिकल 3 कार्बन का था, C3 प्लांट। और C4 प्लांट जो होते हैं उनमें पहला प्रोडक्ट जो डार्क रिएक्शन में बनता है वो 4 कार्बन का होता है। अब कौन सा होता है बाद में बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं करते, है ना। और CAM में क्या होता है? CAM में आपको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म देखने मिलती है, मतलब यहां पे एक एसिड बनता है। अब वो कौन सा एसिड है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, सब बात की बात है। अभी मैंने आपसे कहा कि दुनिया में जो प्लांट, जितने प्लांट हैं उनमें से 80% से अधिक प्लांट, 80% से अधिक प्लांट होते हैं C3 प्लांट। मोर देन 80% C3 प्लांट होते हैं, सबसे अधिक। ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट है वो होते हैं C4 प्लांट, और बहुत गर्म जगह पर, जहां पर जो है रेगिस्तानी एरिया जो होता है वहां पे भी प्लांट प्रेजेंट है, वो होते हैं CAM प्लांट। ठीक है, अभी याद रखिए, मोस्टली धरती के अधिकांश हिस्सों में C3 प्लांट मिलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में C4 प्लांट होते हैं, और जो रेगिस्तानी एरिया वहां पे CAM प्लांट देखने मिलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान। तो C3 प्लांट में आपको फोटो रेस्पिरेशन का एक घटना देखने मिलती है। अब इसको डिटेल में कहां पढ़ेंगे हम? डिटेल में पढ़ेंगे इसको कहां पर? हम पढ़ेंगे इसको कहां पर बेटा? ये पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। ठीक है, तो अभी याद रखो कि फोटो रेस्पिरेशन नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, और उसमें क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। C3 प्लांट में जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका होता है पेरोक्सोम में, और खत्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब जो क्वेश्चन यहां पे जो जिस MCQ का आंसर निकाला हमने वो ये है कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस की बिगिनिंग होती है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका कहां होता है? पेरोक्सोम में। और एंड होती है प्रोसेस कहां पर? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो उसमें 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। मतलब प्रोसेस शुरू हुई कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में, फिर कहां रिएक्शन गई? पेरोक्सोम में, उसके बाद कहां गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्लियर, याद रखना। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने प्लास्टिड के बारे में बताया आपको मिनट के, और मैंने आपसे कहा है कि आपको यह मानकर चलना है कि आप एक टूरिस्ट हैं।
आपको यह मानकर चलना है कि आप एक टूरिस्ट हैं, और टूरिस्ट हैं तो अभी हमने क्या देख लिया, हम सेल के अंदर इंटर किए, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट को देख लिया, प्लास्टिड को देख लिया। अब हम टूर में थोड़ा आगे, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी लेक्चर चलता रहेगा। अभी कि मैंने आपसे कहा ना कि क्लासेस थोड़ी, जब बेटा लंबी लंबी क्लासेस के आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हो सकता है मैं आपको बोर लग रहा हूं, हो सकता है आपको मैं लग रहा हूं कि सर कब जाओगे आप, ठीक है ना। जब तक तुम मुझसे प्यार करना नहीं सीख जाते, हमारे आपके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं बन जाता है, किसका, गुरु शिष्य का, मुझे तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की इच्छा जागृत नहीं होती है, तुमको मेरे लिए जो है वो मेरा इंतजार नहीं होता है, तो काहे का पढ़ रहे हैं, कुछ ही मतलब का नहीं है। हम लोगों को बेटा आपस में एक दिल का तार जोड़ना पड़ेगा, तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, क्लियर। तो टूरिस्ट के तौर पे हम अब आगे बढ़ते हैं तो सेल के अंदर हम इंटर किए। अब सेल के अंदर क्या देख रहे हैं हम सेल के अंदर देख रहे हैं हम यहां पर कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब सेल के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है यार थोड़ा सा जो है वो सब तरफ हमको जाल दिखाई पड़ रहा है पूरा, ठीक है। हम सेल के अंदर इमेजिन कर रहे हैं कि सेल के अंदर हमने देखा कि हाँ ये बड़ा बड़ा सा ग्रीन क्लोरोप्लास्ट था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, ये जाल कहां फैला हुआ है, ये पूरी मेम्ब्रेन जाल फैला हुआ है। अब उसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिल रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने मिल रहा है, आपको वैक्यूल्स देखने मिल रहे हैं आपको। तो आप सोचो ये जाल जा कहां रहा है, क्या है ये। तो हम सेल के अंदर अब पढ़ने इंटर करने के बाद हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या लिखा, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमको पता है क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, सब अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम न्यूक्लियस से अलग है, सबके काम अलग अलग है। और क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्या लिखता है, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन ओवरलैप करते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी बनाता है माइक्रो बॉडीज और लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन एक के बाद एक जुड़े होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के मतलब ये है कि नॉर्मली सेल के अंदर जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है वो अपने अलग अलग काम कर रहे होते हैं, पर सेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो सेल ऑर्गेनेल शामिल होते हैं उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई थैली, वेसिकल बनाया, उससे बन गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ने बनाई थैली, उससे क्या बन गया, उससे बन गया लाइसोसोम बन गया, माइक्रो बॉडी बन गए, या स्मॉल वैक्यूल्स या वेसिकल्स बन गए, ठीक है। सब जुड़ा है आपस में, ये एक समझ में, एक ने एक को बनाया फिर उसने दूसरे को बनाया, सबके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन मैं बोलूं यहां पर यदि मैं माइटोकॉन्ड्रिया ले आऊं तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई संबंध नहीं ईआर से, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कनेक्शन नहीं गोल्जी बॉडी से, तो वो अलग हो गया, तो वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या बोल रहा, नाम क्या बोलता है, रेटिकुलम बोले तो जाल के समान, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडो बोले तो अंदर, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्म साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जाल के समान दिखाई पड़ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल जिसको गोल्जी ने खोजा। लाइसोसोम, ऐसे बॉडी या स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर फट जाए तो पूरी सेल मर जाएगी, ऐसे बॉडी या स्ट्रक्चर जिनके अंदर, अब ऐसा क्या है इसके अंदर आगे बात करेंगे। तो लाइसोसोम मतलब ऐसे बॉडी या स्ट्रक्चर जो सेल को लाइसिस या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सोम के फंक्शन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होते इनके साथ में, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। कौन नहीं होते बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सोम के फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होते इससे, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं किसी बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बात करते हैं। देखो बेटा जैसा नाम खुद कहता है कि एंडो मतलब अंदर,
प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, जाल के समान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहली बार इनको देखा था किसने? फर्स्ट टाइम इनको देखा था गार्नियर ने। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया इर्गेस्टोप्लाज्म। पहली बार इससे देखा था गार्नियर ने और नाम दिया इसको इर्गेस्टोप्लाज्म। परंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज का श्रेय जाता है पोर्टर को। ठीक है ना, मैंने पहले भी आपसे कहा है साइंटिस्ट के नाम आजकल कम आ रहे हैं बेटा, जो आते भी हैं तो वो एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए एक बार आपके पढ़ा सुना होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं एमसीक्यू दूंगा प्रीवियस ईयर वाले वो आपको बनना चाहिए बेटा, ये मेरा पर्पस है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से आता तो उसे हम कवर कर सके बेटा। ठीक है, पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म को जो है वो प्रस्तुत किया, प्रपोज किया उन्होंने। ठीक है ना, याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। किसने किया? पोर्टर, क्लाउडे और फुलमैन ने किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट्स ए नेटवर्क, एक जाल के समान होता है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी। ठीक है ना, ये पूरी सेल में फैला हुआ एक जाल के समान स्ट्रक्चर होता है। और इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटल ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसको हम एंडोस्केलेटल ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना साइटोस्केलेटल अलग चीज है, साइटोस्केलेटल अलग है, नहीं जो वर्ड होता है साइटोस्केलेटल, ठीक है, ये अलग है बेटा। ठीक है, यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? एंडोस्केलेटल। ठीक है, अंताकंकाल, तो इसे एंडोस्केलेटल ऑफ सेल भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी से बना हुआ एक नेटवर्क है, जाल होता है, जाल मतलब रेटिकुलम वर्ड। ठीक है, और ये एक सेल के अंदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, एक एक चीज को ध्यान समझेंगे हम। एक एक लाइन एनसीईआरटी के हमें बहुत ध्यान से बेटा समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से मालूम चलता है द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिकुलम, नेटवर्क रेटिकुलम सेम टाइप वर्ड है। कोई भी नेटवर्क को मिल लिया बेटा क्या वर्ड यूज करते हैं? रेटिकुलम वर्ड यूज करते हैं हम। ठीक है, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं और इनको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जितनी बातें हमने पहले समझी थी वो सारी बातें एक लाइन में एनसीईआरटी ने लिखी है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब है कई सारी लाइन है, इसलिए हम जो पढ़ते हैं ना वो सब कुछ एनसीईआरटी अपनी एक लाइन में डाल देता है कि आपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी दी, पोर्टर, क्लाउडे, फुलमैन ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी की, मालूम चला कि एक जाल होता है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यदि कोई जाल है, कोई नेटवर्क, मान लो मैंने कहा ये है साइटोप्लाज्म, ये है पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म है, मान लो ये पूरा एरिया, जो पूरा एरिया ये पूरा साइटोप्लाज्म है, एक जाल फैला हुआ है इसमें। ठीक है, ये है एक नेटवर्क है, जाल फैला हुआ है ऐसा, एक ट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो पूरा ऐसा जाल जो है वो ट्यूबुलर नेटवर्क एक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वो इमेजिन कर रहे हैं ट्यूबुलर नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है ना, तो एक चीज तो वो होगी जो ट्यूब के अंदर होगी और एक होगा ट्यूब से बाहर। ठीक है ना, ध्यान से बात सुन के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल के अंदर की जगह को दो हिस्सों में बांट देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जाल पाइपलाइन के समान बिछा हुआ है, एक तो वो जो पाइपलाइन के अंदर हिस्सा है और एक जो पाइपलाइन के बाहर है। पूरे सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाइपलाइन के समान बिछा हुआ है, दो हिस्से हो गए, पाइप के अंदर वाला हिस्सा हो गया ल्यूमिनल। ठीक है, यानी जो कंपार्टमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है वो ल्यूमिनल होकर कहलाएगा बेटा, और जो ल्यूमेन से बाहर है उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बोलेंगे। मतलब जो ये मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये ट्यूब हो एक, ठीक है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये दिस इज ए ट्यूब, तो एक तो इसके ट्यूब के अंदर जो भरा होगा और एक ट्यूब के बाहर होगा, तो जो बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हो गया और जो अंदर है वो ल्यूमिनल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, क्लियर? देखिए, है ना, एनसीईआरटी ने इसका जो है वो इमेज दे रखा है बेटा, इंपॉर्टेंट इमेज है। आप देखिए कि इस इमेज में एक खास हिंट दिया गया, वो हिंट ये दिया गया है कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, एक पर नहीं जुड़े होते। जिस पर नहीं जुड़े होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर जुड़े होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक सिरे पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क, एक नेटवर्क के समान हमें ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए आप सेल के अंदर आप देखेंगे तो आप एक 3D इमेज देख रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको बकायदा पाइपलाइन या जो है वो ट्यूब के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं।
देखिए ना, जिस पर राइबोसोम जुड़ा होगा, और जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम जुड़े होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं? वो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, है ना। याद रखना, जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो एक डायग्राम आते हैं हम समझने के लिए। डायग्राम मेरे साथ बनाएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं बेटा, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। थोड़ी लंबी क्लासेस होती हैं, भले से क्लास को आप 1 घंटा क्लास देखी, 10 मिनट का ब्रेक मार लिया है, फिर क्लास कंटिन्यू कर ली, लेकिन बेटा आपको क्लास करनी पड़ेगी। मतलब मेरे से आप चमत्कार की उम्मीद करते हो कि मैं पढ़ाऊं भी ना, तुमको टाइम भी ना दूं और तुम्हारा एग्जाम भी निकलवा दूं, तो मैं कोई महात्मा पुरुष तो हूं नहीं, मैं कि परी हूं मैं, कि परी जैसा आके तुमको टच कर, लाओ तुमको छू दिया मैंने, अब तुम बन गए हो नीट के टॉपर के। तो मैं परी नहीं हूं, ना मैं परा हूं, ना मैं महात्मा हूं कि भैया तुम्हारे मन की बात जान ली मैंने कि बच्चा तेरा इस बार ऐसा हाँ बच्चा सी लगा के ना, बच्चा डी लगा के ना। अरे जितने महात्मा बनते फिरते, नीट का पेपर पकड़ा देना, सब महात्मा ही निकल जाएगी बाहर। ठीक है भैया, नीट है ये, तो मजाक थोड़ी ना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, है ना। ठीक है, साथ मिलकर मेहनत करते हैं। चलो डायग्राम आएंगे एक और फिर। ये मैंने कहा, ये हो गई है टिनिंग टिनिंग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो हम लेवल भी करते चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? ये ऐसे मान लो उनके, ठीक है। हमारे पास चूंकि हम इसको ऐसे समझने के लिए ऐसे बना रहे हैं, आधा व्यू देख रहे हैं हम। न्यूक्लियस में होती है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोर होते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पोरस डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। समझ गए ना आप? आधा डायग्राम इस तरफ होगा, है ना, तो ऐसे बना एक हिस्सा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है बेटा? ठीक है, यदि मैं बनाऊं उसको, ठीक है, समझने के लिए हम बना लेते हैं ऐसा। हमने कहा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला ये ऐसा, ठीक है, हम समझने के लिए बनाया डायग्राम बेटा। ठीक है, हम एक हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ऐसे राइबोसोम भी जुड़े होते हैं कई बार। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, समझने के लिए हम बना रहे हैं एक हिस्सा, बाकी फिर समझ लो आपकी इसी प्रकार से और भी होते होंगे, इसी प्रकार से और भी निकलते होंगे। ठीक है ना, बाकी सबको नहीं बना रहा मैं। ठीक है ना, मैंने एक हिस्सा बनाया, मैंने कुछ में राइबोसोम जुड़ा होगा, हमने ये राइबोसोम को जोड़ दिया इसमें। ये क्या है? दिस इज आउटर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दीज आर एटीएस राइबोसोम, ठीक है, एंड दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड दिस इज, ठीक है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा, है ना। ये सब जो भरा हुआ है वो क्या है, ये सब है साइटोप्लाज्म, ये सब, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, समझो बात को के, जो स्मूथ ईआर है उससे जो है वो, उससे ऐसी कुछ थैलियां बन बन के निकलती बाहर, एक वेसिकल बना, इसमें केमिकल प्रेजेंट है, ऐसी वेसिकल और बना, केमिकल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम ट्रांजिशनल वेसिकल बोलते हैं, ट्रांजिशनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। ये आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाएगा ये, ठीक है। हमने कहा इसको ऐसे, इसको थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाके ये फ्लैट हो जाएगा, ऐसा ऐसा फ्लैट हो गया ये। पहले भी कुछ आगे आए हुए थे, वो भी ऐसे फ्लैट हो चुके थे, इसके पहले भी कुछ वेसिकल आए होंगे, वो फ्लैट हो चुके थे ऐसे। ये क्या बन गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन गया ये, है ना। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, इसने अपने कॉर्नर्स में कुछ केमिकल इकट्ठे किए, इसने अपने कॉर्नर्स में जो है ना किनारे वाला हिस्सा, इसमें कुछ केमिकल उसने इकट्ठे किए और थैलियों को बना के बाहर छोड़ा इसने, ठीक है। ये थैली बाहर छोड़ी इसने। ये क्या है, वेसिकल है या फिर ये लाइसोसोम हो सकता है, ठीक है। ये छोड़ा इसने बना के, ठीक है। और ऐसे वेसिकल के फ्यूज होने पे, ऐसा एक वेसिकल पहले से बना होगा, एक और वेसिकल ऐसा आया, ठीक है। ऐसे वेसिकल आगे जाके ये फ्यूज हुए, बड़ी थैली बन गई एक, इसे बोला हमने वैक्यूल, ठीक है। और ये बाहर निकल के केमिकल रिलीज कर दिया। अच्छा बताओ, इसमें डायग्राम को देखकर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेटेड है? जो एनसीईआरटी लिख रहा था कि कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो आपको इस डायग्राम को देखकर कोऑर्डिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया ट्रांजिशनल वेसिकल, उससे बन गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने प्रोड्यूस किया वेसिकल्स को, लाइसोसोम को, लाइसो वेसिकल फ्यूज किए तो क्या बन गया, वैक्यूल बन गया बड़ा सा, है ना, ठीक है। तो फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में है। अब आप सोचो, हमने तो एक छोटा सा हिस्सा बनाया, पूरी सेल में चारों तरफ ये फैला होगा तो पूरा नेटवर्क है कि नहीं है बेटा, पूरे जाल के समान दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी नक्काशी करने की कोशिश मत करना, जैसा मैंने बनाया है रफ डायग्राम बना लो, एक समझने के लिए एक रफ डायग्राम बना लो, ताकि आपको चीजें याद रहे बेटा, आप भूलो ना चीजों को, आप, ठीक है ना। इन डायग्राम का सिग्निफिकेंस ये है कि आप चीजों को भूलते नहीं है। क्लियर, ठीक है, पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। The endoplasmic reticulum often show ribosome attached to their outer surface। क्या लिख रहा है आपका एनसीईआरटी, कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सामान्यतः आपको उनकी सतह पर राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। याद रखिए, राइबोसोम जब सतह पर जुड़ते हैं ना, तो एक प्रोटीन की हेल्प लेते हैं, उसका नाम होता है राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन। राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन नाम याद रखिएगा, ठीक है, उसकी हेल्प से ये जुड़ते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सतह पर राइबोसोम होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और जिनकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली हमको उन सेल में देखने मिलते हैं जिनमें एक्टिवली प्रोटीन बनता है और जो सिक्रेशन में इन्वॉल्व होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको उन सेल्स में देखने मिलेगा जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं और जो सिक्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उनको ट्यूब में डालकर उनको कहीं और भेजा जाता है। मतलब यहां पर एक्सपोर्ट प्रोटीन बनते हैं, जिन प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना होता है, सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है, उस तरह के प्रोटीन हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं ना डाइजेस्टिव एंजाइम, हम बोलते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव यानी हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या एंजाइम होता है, पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है। तो वो एंजाइम आते कहां से? सेल बना के उनको बाहर रिलीज करती है। एंजाइम को कैसे रिलीज करती है? इनके थ्रू रिलीज करती है, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने बताया डायग्राम में बनाया हुआ हमने, जो बातें एनसीईआरटी में लिखी है बेटा उसको हमने डायग्राम में ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, ठीक है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंटिन्यूस होता है बेटा, और ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन से ये जुड़े होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहां पर लिपिड का निर्माण होता है। इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, ठीक है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एनिमल सेल में लिपिड के समान जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, जैसे कि मेल हार्मोन एंड्रोजन की बात करें, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन की बात करें, ये सब स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं। सब कहां बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक। देखो बेटा ना 3D इमेज देखिए आपको स्मूथ ईआर दिखाई पड़ रहा है, आपको रफ ईआर दिखाई पड़ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है, सेल मेम्ब्रेन भी आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। देखो आप राइबोसोम की सरफेस पर, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, और ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को बनाते हैं और ये प्रोटीन ल्यूमेन के अंदर जाते हैं और वहां से इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एंड जिन थैलियोसेम, और यही ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी में गए और वहां से फिर कहां? लाइसोसोम के अंदर चले गए, ठीक है, क्लियर। देखो आप है ना कैसे बकायदा बेटा इसके मेडिकल कॉलेज में जब पहुंचोगे ना तो आपको ये सब विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचना ही मत कि ये बॉटनी है, ये एक्चुअली ये कॉमन बायोलॉजी, बेसिक फंडामेंटल बायोलॉजी, इसके बगैर तो आपका मेडिकल भी शुरू नहीं होगा, कुछ शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरह के स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं हमको, सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड वेसिकल, ठीक है। 3 तरह के स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड वेसिकल। सिस्टर्नी अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, 400 से 500 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, और ये रफ होते हैं क्योंकि सरफेस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है। 80 राइबोसोम जुड़े होते हैं, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं वो सीधे और अनब्रांच टाइप के होते हैं और ये सिस्टर्नी कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा ईआर टिब्यूल, ये ब्रांच होते हैं, स्मूथ स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं, ये 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के होते हैं बेटा, और जो है वो स्मूथ होते हैं, इसलिए होते हैं स्मूथ क्योंकि राइबोसोम सतह पर नहीं होता है। फिर वेसिकल्स यानी जो टिब्यूल होता वाला हिस्सा होता है और जो सिस्टर्नी वाला हिस्सा होता है ये थैलिया बना के छोड़ता है, राउंडेड वेसिकल बना के छोड़ता है, राउंडेड थैलिया बना के छोड़ता है, इनको हम वेसिकल कहते हैं। इनका डायमीटर 250 से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, क्लियर। All these 3 structures are surrounded by a single unit membrane जो 50 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है। ये तीनों स्ट्रक्चर एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, 50 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है, जो सेल की आधी से अधिक मेम्ब्रेन आती है। इट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, चाहे सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसिकल को जोड़कर हम बोले कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो सेल की कुल मेम्ब्रेन का आधे से अधिक हिस्सा होता है। यानी सेल के अंदर जितनी मेम्ब्रेन है सबको जोड़ लोगे ना तो आधे से अधिक मेम्ब्रेन आपको ईआर की मेम्ब्रेन मिलेगी, याद रखना, ठीक है, क्लियर। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ईआर 2 तरह का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, रफ ईआर या ग्रेनुलर ईआर और स्मूथ और एग्रेनुलर ईआर, ठीक है। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले बात करते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, क्लास में याद कर लो, ठीक है। देखो बेटा लेक्चर लंबे जरूर है लेकिन आप बोर मत होना। आप भले 1-1 घंटे के 2 हिस्से में देखना कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। ये बिल्कुल भी ना जो लापरवाही करते हैं, अपन इधर उधर देखते हैं, अपन आगे बढ़ा देते हैं, पीछे करते हैं, ये सब समझ में आता है हमको, ठीक है ना। आपका जो जितना टाइम आपका लेक्चर देखना है, हर बच्चे का पूरा डेटा बायोमेंटर्स के पास है
कितना देख रहे हो, कितना स्किप कर रहे हो, आप आगे बढ़ा के देख रहे हो, किस स्पीड में देख रहे हो, सब कुछ जो है वो हमारे पास है। तो इसलिए लापरवाही मत करना, समझ गए, पढ़ाई करो। चलो है ना, होश में जाओ। चलो, राइबोसोम ईआर की मेम्ब्रेन पर जुड़े होते हैं, रफ ईआर में। राइबोसोम ईआर की मेम्ब्रेन पर जुड़ते हैं किसकी हेल्प से? एक ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से, उसका नाम है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन में दो तरह का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एक सेल के अंदर 2/3, एक सेल के अंदर 2/3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है। और याद रखिए, जो राइबोसोम जुड़े होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, लेकिन 80S राइबोसोम की भी दो सब यूनिट होती है, 60S और 40S। तो लार्जर सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जो है राइबोसोम की, जो ईआर की मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। याद रखना, जो राइबोफोरिन प्रोटीन होता है, राइबोफोरिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो 80S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट को मेम्ब्रेन से जोड़ता है, वो होती है 60S, ठीक है। और मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है सिस्टर्नी से, ठीक है। फिर स्मूथ ईआर की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सतह पर राइबोसोम नहीं होता है। सेल के अंदर 1/3, 1/3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है। ये मेनली टिब्यूल से बना होता है। पर याद रखना बेटा, सेल के अंदर रफ ईआर स्मूथ ईआर में कन्वर्ट हो सकता है राइबोसोम को हटा के, और स्मूथ ईआर रफ ईआर में कन्वर्ट हो सकता है राइबोसोम को सरफेस से जोड़ के, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। सेल की जैसी नीड होगी वैसा इनका जो है वो वॉल्यूम बदल जाएगा। मान लो एक सेल को प्रोटीन अधिक बनाना है तो रफ ईआर अधिक होगा, स्मूथ कम होगा। अब एक सेल को मान लो स्टेरॉयडल हार्मोन अधिक बनाने हैं तो स्मूथ ईआर अधिक होगा, रफ कम होगा उसमें, ठीक है, क्लियर। और ऐसा हिस्सा जहां पर रफ ईआर स्मूथ ईआर में कन्वर्ट होता है या स्मूथ ईआर रफ ईआर में कन्वर्ट होता है, उसे हम ट्रांजिशनल ईआर बोलते हैं, ठीक है। संक्रमणीय हिस्सा बोलते हैं जहां पे दोनों आपस में बदल रहे होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि ये केवल प्रोटीन को बनाता है, ज्यादा काम नहीं करता, ठीक है। सबसे अधिक काम करना पड़ता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। तो इसलिए जो है बस थैलिया बन के निकलती रहती है उससे, इसलिए वो थोड़ा कम स्टेबल होता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसोफिलिक होता है, क्योंकि कारण यह है कि इसमें राइबोसोम है और राइबोसोम में राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और एसिड होगा तो बेस से क्रिया करेगा, तो बेसोफिलिक होता है वो राइबोसोम के कारण। एक सिरे पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन से, और दूसरे सिरे पर जुड़ा होता है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसका मतलब पूरी की पूरी सेल के अंदर की जगह, यानी सेल के अंदर की जितनी भी इंट्रासोलर स्पेस होती है सबको ईआर ने कंपार्टमेंट में बांट चुका होता है, कई खंडों में ये बांट चुका होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अब एंडोस्क्लेटल ऑफ सेल कहते हैं। पर साइटोस्क्लेटल से कंफ्यूज मत होना, इसे हम एंडोस्क्लेटल ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या काम करता है, यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को लिस्ट करें हम, तो क्या क्या काम करता है। तो पहला तो हमने कहा कि ये एक प्रकार से अंतःकंकाल के समान काम करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को शेप बनाए रखने में हेल्प करता है। दूसरा, एक सेल से दूसरी सेल में मेटेरियल को एक्सचेंज करना है तो वो ईआर के थ्रू जो है मूव करने, प्लाज्मोडेस्माटा, आपको याद है ना, हमने कहा था प्लाज्मोडेस्माटा जिसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पार निकल सकता है, उसे डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। याद है आपको, जब प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ रहे तब मैंने ये वर्ड यूज किया था। तो डेस्मोटिब्यूल मतलब है कि ऐसे ईआर जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल से अगली सेल में जाते हैं, तो मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एंड जो यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट ऑफ द राइबोसोम जो है वो ईआर से जुड़े होते हैं, कुछ साइटोसोल के अंदर भी होते हैं, लेकिन ईआर से जुड़े राइबोसोम जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन आते हैं जिनको बाहर भेजना होता है हमको। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा, स्टेरॉइड को बनाएगा। फिर सेल के अंदर कई जहरीले केमिकल आ जाते हैं, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में कई जहरीले केमिकल बन जाते हैं। जहरीले केमिकल मतलब है कि सेल के लिए वो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, SER करता है। लिपिड को बनाना, उसको स्टोरेज करना, ये काम भी किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, ठीक है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है माइक्रोबॉडी प्रोड्यूस करता है। माइक्रोबॉडी क्या होती है, छोटे साइज के मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं, छोटे साइज के थैली के समान मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। माइक्रोबॉडी होते हैं परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सोम और स्फेरोसोम, ठीक है, 3 प्रकार के माइक्रोबॉडी होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको प्रोड्यूस करता है। ग्लाइकोजन को बनाना, उसको स्टोर करना, ये भी काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। फिर इसके अलावा मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस करना, मेम्ब्रेन का जैव संश्लेषण करना, मतलब कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अरेंज करना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखना, उसे अरेंज करना, सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दोबारा से बनाना, सब काम ईआर का होता है, ठीक है। फिर एंडोस्क्लेटल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, याद है, हमने डायग्राम में बनाया था
कि स्मूथ ईआर से ट्रांजिशनल वेसिकल निकल रहा है। स्मूथ ईआर से एक थैली बन रही थी, उसको हमने कहा था ट्रांजिशनल वेसिकल कहा था, और यही थैली आगे जाके जो है गोल्जी बॉडी को बना रही थी। याद है डायग्राम में बनाया था हमने, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो ईआर के फंक्शन हो गए, ये तो स्मूथ और रफ ईआर के फंक्शन देख लिया हमने। हमने कहा प्रोटीन बनाना होगा तो रफ ईआर होगा, और जो है लिपिड ग्लाइकोजन और बनाना होगा तो स्मूथ ईआर होगा। एक बात ध्यान में डाल लो अच्छे से बेटा, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मांसपेशियों में होता है, मसल सेल में होता है, उसे बोलते हैं अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे बोलते हैं अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मांसपेशियों में होता है, मसल सेल में होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन का क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। अब माइक्रोसोम क्या होता है, अब आपको मैंने कहा था, याद है आपको, हमने सेल फ्रैक्शनेशन की बात की थी। मैंने कहा था सेल को तोड़ना होता है तो पहले होमोजिनेशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो है वो मैंने आपसे कहा कि हम क्या करते हैं, पहले सेल का होमोजिनेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फिर बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं। तो जब आप एक सेल को, जब आप एक यूकैरियोटिक सेल को तोड़ते हैं, डिसरप्ट करते हैं, होमोजिनेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे जल्दी टूटेगा, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे जल्दी टूटेगा। सिंपल सी बात है, पूरी सेल में एक नेटवर्क प्रेजेंट था, पूरी सेल में एक नेटवर्क प्रेजेंट था, एंडोस्केलेटल ऑफ सेल था, वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने सेल को जोर से घुमा दिया तो वो टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा, वो तो टुकड़े बन जाएंगे। उन टुकड़ों को बोलते हैं माइक्रोसोम। क्या बोलते हैं उन्हें, हम बोलते हैं माइक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। जब आप एक सेल को होमोजिनेशन से डिसरप्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तो ईआर के टुकड़े आते हैं, और इन फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं माइक्रोसोम कहते हैं। पीवाई क्यों है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। पहली बार इनको देखा था ए क्लाउडे ने। माइक्रोसोम कभी भी आपको लिविंग सेल में देखने नहीं मिलते हैं। जब आप सेल को डिसरप्ट करोगे, तोड़ोगे, सेल मर जाएगी और ईआर के टुकड़े हो जाएंगे, और उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, हम माइक्रोसोम कहते हैं। उन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कुछ पॉइंट। एक यंग सेल में चूंकि बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है, सेल ग्रो कर रही होती है, तो उसमें हमें ईआर हमको वेल डेवलप्ड देखने मिलेगा हमको, ठीक है ना, ठीक है। उसमें चूंकि कई केमिकल चाहिए होते हैं तो ईआर डेवलप देखने मिलेगा। पैंक्रियाटिक सेल, गोबलेट सेल, लिवर सेल जो है वो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, उन्हें बहुत सारा सिक्रीशन करना होता है, और जो सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है उनमें गोल्जी बॉडी और रफ ईआर दोनों डेवलप फॉर्म में होते हैं। गोल्जी बॉडी भी और रफ ईआर भी डेवलप फॉर्म में होते हैं। एडिपोस सेल फैट को इकट्ठा करती है, मसल सेल जो है वो कैल्शियम आयन को इकट्ठा करती है ताकि जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रोवाइड कर सके, वहां पे एसईआर मोर वेल डेवलप होता है। मांसपेशियों में ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये कैल्शियम आयन को एक्सचेंज करता है, स्टोर करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। स्पर्म सेल में और ओल्ड सेल में, पुरानी कोशिकाओं में, पुरानी सेल में और स्पर्म सेल में जो है वो ईआर पुअरली डेवलप होता है। डिवाइडिंग सेल में ईआर, डिवाइडिंग सेल डिवाइड कर रही होती है तो नेटवर्क को बनने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए उसमें ईआर हमको लेस डेवलप्ड देखने मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन है, एवरी सिंगल पॉइंट इज एमसीक्यू, एवरी सिंगल पॉइंट इज एमसीक्यू, याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए आज इतना ही। आज क्या देखा हमने, प्लास्टिड को देखा हमने और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा हमने, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, अभी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अभी हमको गोल्जी बॉडी पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, वेसिकल वैक्यूल पढ़ना है, हमको बहुत सारा कवर करना है हमको बेटा, ठीक है ना, है ना। तो अभी बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक रहिए। क्लास के शुरू में जो एनर्जी होती है, क्लास के एंड में भी वही एनर्जी होना चाहिए हमको बेटा। हमारा लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, और गोल बड़ा हासिल करने के लिए आपको पूरे जोश में रहना पड़ेगा, और हर दिन आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं और मैं कर रहूंगा। चलो, ऑल दी बेस्ट।